वीकली एक्सपायरी 90,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी खड़े हैं। कल करीब 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट कटे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 87,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पुट में है, जहां पर 49,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो सबसे बड़ा सपोर्ट 52,000 बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। ऊपर की तरफ आप देखें तो 52,500 के आसपास आप देखें तो एक कॉल राइटर का बेस है, 1,49,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ शॉर्ट कॉल पर खड़े हुए हैं। और नीचे की तरफ देखिए तो सबसे बड़ा बेस है 51,500, यहां पर एक अच्छा सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, और 51,700। तो 51,500 700 के बीच में आप अच्छा बैंक निफ्टी सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो लेवल नोट कर लीजिए बैंक निफ्टी के सपोर्ट जोन क्या है। पहला 51,730 825, उसके ऊपर उसके नीचे है 51,444 475। तो ये हो गया आपका सपोर्ट जोन नीचे की तरफ। अब सबसे बड़ा टसल जहां पर शॉर्ट कॉल बिल्डअप भी है, और सबसे बड़ा टसल है 52,000 के स्ट्राइक पर। तो 52,070 52,095, 52070 52095, ये वो जोन है जो सबसे बड़ा मुझे लगता है रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता हुआ आपको दिखाई दे, तब एक बुलिशनेस बनती हुई मुझे बिल्कुल दिखाई देगी, क्योंकि यहां पर अगर सस्टेन कर जाए, कल का क्लोजर आप देखिए 52,207 के आसपास आपको मिला था, लेकिन अभी भी इस जोन के अंदर 52,000 के पास अच्छा खासा कॉल राइटर का बेस है। तो मुझे लगता है इसके नीचे अगर थोड़ा भी खिसका, तब आपको एक बैंक निफ्टी का पुट लेने की जरूरत पड़ेगी 52,000 का। मैं जिक्र करता हूं आपको कहां मिलेगा वो, और रेजिस्टेंस इमीडिएट कहां है ऊपर 52,275 335। तो जहां क्लोज हुए थे कल एग्जैक्टली बैंग ऑन वहीं पर रेजिस्टेंस आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 52,200 पर अच्छा खासा कॉल राइटर का बेस यहाँ पर 61,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो देखिए अब ये रेजिस्टेंस हो गया 52,275 335, और ऊपर की तरफ है 52,510 575, जहां 52,500 पर ही मैंने जिक्र किया था। तो ट्रेड कैसे करना है, अगर कहीं आपको दिखाई दे कि 52,275 335 कन्विंसिंगली टूट रहा है ऊपर की तरफ, बैंक निफ्टी इसके ऊपर ले जाके सस्टेन कर रहा है, तो आप बैंक निफ्टी का 52,500 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं इन दैट केस। लेकिन अगर आपको वो जोन स्लिप करता हुआ दिखाई दे, तो उस स्थिति में आप 51,000 का माफ कीजिएगा 52,000 का एक पुट ऑप्शन लेकर के जाइएगा। आज क्या है, ट्रेड में कोई नहीं दे रहा हूं, बट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको 52,000 का पुट कहीं 430 के आसपास, अभी 686 का भाव है प्री मार्केट में, अगर आपको 430 के आसपास सेटल होता हुआ दिखाई दे, उसके नीचे ना गिरे, तो बिल्कुल आप वहां पर एक बाय कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है यहां पर जो बॉन्ड यील्ड बढ़ी है थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। और अगर ये जोन तोड़ दे 52,275 335, तो आप 52,500 का कॉल जो भी भाव आपको मिले उसके ऊपर आप लेकर के जाए, फिर आप 2-3 दिन बुलिश रहे, आपको बुलिशनेस और भी फर्दर देखने को मिलेगी। नाउ अगर आप निफ्टी को देखें तो यहां पर देखिए 24,300 सबसे बड़ा कॉल राइटर का बेस है, 1,74,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां पर है। कल 59,000 59,000 कॉन्ट्रैक्ट कटे हैं, लेकिन शॉर्ट पुट बिल्डअप उस तरह का नहीं है जैसा होना चाहिए था। 89,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां पर ऐड हो, यहां पर बिल्डअप है। नीचे सपोर्ट कहां है, सबसे बड़ा है 24,200 के पास एक, यहां पर देखिए कॉल राइटर का बेस है क्या 1,91,000, यहां पर पुट राइटर ने बेस बनाने की कोशिश की है। और नीचे आप देखेंगे 24,000 के आसपास यहां पर एक पुट राइटर का बेस है। ऊपर की तरफ 24,500 24,400, ये दोनों आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। एक नॉच निफ्टी कमजोर है, तो यहां पर आपको करना क्या है, जो शॉर्ट कवरिंग अगर आएगी तो सबसे बड़ी निफ्टी के अंदर आएगी, ये मान करके चलिएगा। तो यहां पर देखिए सपोर्ट है 23,800 17,892, सबसे पहला सपोर्ट जो कल आपको जहां से डिप्स पे बाय देखने को मिला। दूसरा 24,075 24,105, ये आपका जोन एक बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि यहां पर भी पुट राइटर का बेस बनता हुआ दिख रहा है। रेजिस्टेंस कहां है, 24,270 330 और 24,420, ये जो जोन है सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का जोन है। और ऊपर 24,490 520। तो देखिए आपको एक जोन पकड़ लेना है 24,270 330। अगर ये जोन आपको किसी भी घंटे में रिजेक्ट होता हुआ दिखाई दे, तो आप 24,000 का पुट ऑप्शन लेकर के जाइएगा। इन दैट केस आपको 24,000 का पुट में एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। ये आपको अभी भाव है 240, हो सकता है आपको 180 के आसपास कहीं मिले। अगर वो आपको मिलेगा तब आप कॉल लीजिएगा। आपको क्या करना है, आज वही लोग ट्रेड करें जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, अदरवाइज अवॉइड कर दीजिएगा। और 24,270 330 का रिजेक्शन आ जाए तो बिल्कुल आप ये मान करके चलिएगा पुट आप खरीद करके जाइएगा। इसका ब्रेकआउट आ जाए तभी आप 24,500 का कॉल ऑप्शन लेकर के ऊपर बढ़िएगा। अगर आप 24,500 का कॉल ऑप्शन लेके जाएंगे, देखिए 24,270 330 अगर निफ्टी में टूट गया, और 52,275 335 अगर बैंक निफ्टी में टूट गया, तो आप इमीडिएटली 52,500 और 24,500 का कॉल ऑप्शन खरीद के ले जाइएगा। 2-3 दिन आप आराम से आपको बढ़िया प्रॉफिट यहां देखने को मिलेगा। तो आज वही ट्रेड करें जो थोड़ा प्रोफेशनल्स हैं। कल देखिए अच्छा पैसा आपने बना लिया,
आज साइडलाइन पे रही है क्योंकि बॉन्ड डील बढ़ गई है थोड़ा सा। और ट्रंप के आने से देखिए एक चीज होगी, सब लोग कह रहे हैं ट्रंप के आने से बहुत फायदा होगा, मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोचता हूं। सबसे बड़ा नुकसान ट्रंप के आने से ये होता है कि डॉलर मजबूत हो जाता है, आईएनआर कमजोर हो जाता है, बैंक्स को सीधे सीधे नुकसान होता है, और ओवरऑल इकोनॉमी को आप देखिए इंपोर्ट में नुकसान होता है। तो देखिए वहां पर क्या चाइना प्लस वन पॉलिसी जरूर ट्रंप लेकर के आते हैं, लेकिन वो यूएस इज ग्रेट की बात करते हैं, अमेरिका इज ग्रेट की बात करते हैं, वो कुछ भी बाहर नहीं देना चाहते। जितना सीडीएमओ का बिजनेस चल रहा है, जो हमारी अपॉर्चुनिटी आई है बायोसिक्योरिटी की वजह से, वो सब थ्रेट में आती हुई दिखाई देगी अगर ट्रंप साहब आते हैं। तो मैं बाजार के इस व्यू से कि ट्रंप साहब आएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता जी। एक नज़र सर थोड़ा सा रिजल्ट्स पर भी डाल लेते हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के। तो अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से 195 सीट्स पर इलेक्टोरल वोट्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप जी आगे चल रहे हैं, और 91 के साथ कमला हैरिस अभी पीछे हैं। लेकिन अभी सर स्विंग स्टेट्स जो हैं, जो मेजर स्टेट्स हैं, उनके रिजल्ट्स आने बचे हुए हैं, जिनके बाद काफ़ी कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि उसमें काफ़ी समय भी लग सकता है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स उनकी अगर माने तो। सर इस इलेक्शन का एक और इम्पैक्ट हमें देखने को मिला टैरिफ हाइक की बात जो आप कर भी रहे हैं। फार्मा के बारे में भी आपने बता ही दिया कि फार्मा पे डोनाल्ड ट्रंप के आने का बुरा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीरीज ऑफ अप्रूवल्स और यूएस एफडीए की अच्छे कदमों के बाद से इंडिया की फार्मा कंपनीज को अच्छे ऑर्डर्स मिलने लगे थे, और उसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिला था। लेकिन आईटी सेक्टर, आईटी पर क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, जो अभी हमें देखने को मिल रहा है कि 52% चांसेस हैं डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो आईटी में क्या मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, तो देखिएगा यहाँ पर आप देखिए निफ्टी आईटी में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन आया है, और बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो वैसे यूएस में अच्छी रिकवरी है। अगर आप देखेंगे तो यूएस, जैसा मैं पहले से जिक्र कर रहा हूँ, यूएस एक गोल्डन लॉक सिनेरियो में एंटर कर रहा है, जहां पर इंटरेस्ट रेट्स नीचे रहेंगे आने वाले समय में, और ग्रोथ बहुत अच्छी रहने वाली है, तो यूएस ग्रो करेगा। हाउएवर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कभी यूएस ग्रो किया है तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट इंडिया में देखने को मिला है, जीडीपी ग्रोथ इंडिया में भी प्रोपोर्शनेट देखने को मिली है। सारे सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, स्पेशली निफ्टी आईटी ने बहुत अच्छा किया है। तो ये मानना कि ट्रंप साहब आएंगे तो बिल्कुल कुछ इस तरह का टैरिफ लेकर के आएंगे आईटी के लिए, या कुछ इस तरह की पॉलिसीज लेकर के आएंगे जो आईटी सेक्टर के लिए इंडिया में नेगेटिव होगा, तो वो मुझे नहीं लगता। काफी आउटसोर्सिंग होती है, जो यूएस का आईटी बिजनेस है और दूसरे सेक्टर्स है, काफी बिजनेस आउटसोर्सिंग करते हैं इंडियन आईटी कंपनीज को। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप रिजल्ट्स भी देखिए, परसिस्टेंट को देखिए या पुकोच को देखिए, तो अमेरिकन मार्केट से आप देखेंगे तो बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स आते हुए दिखाई दिए। मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा चेंज कोई आईटी से रिलेटेड पॉलिसी में होना चाहिए, बट इस चीज को नकारा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ट्रंप साहब इज नोन फॉर हिज अनप्रेडिक्टिव बिहेवियर। तो अगर इज अ बिजनेसमैन, तो इन दैट केस अगर इस तरह की कोई पॉलिसी लेकर के आते हैं तो हो सकता है वो आईटी के लिए भी बेरिश हो। लेकिन ये समझने वाली बात है, अगर डॉलर मजबूत होता है तो यहां पर आप देखिए आईटी सेक्टर को कहीं ना कहीं फायदा आता हुआ दिखाई देगा। तो वो जरूर एक बुलिशनेस यहां पर जरूर निफ्टी आईटी के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। मैं अभी भी आईटी में बुलिश हूं। मुझे लगता है यहां पर सिलेक्टिव काउंटर्स में बिल्कुल लॉन्ग रहना चाहिए। तो जिसमें परसिस्टेंट है, आप देखें तो एम्फेसिस है, कोफोर्ज है, इसके अलावा साइंट है, तो एप्पल इंडिया है। तो इस तरह के काउंटर्स में बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल एक अपट्रेंड यहाँ पर बना रह सकता है। जी, डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन एंड हिज विक्ट्री कुड लीड टू लोअर कॉर्पोरेट टैक्सेस इन अमेरिका, जिसके बाद कुछ बूस्ट भी हमें स्पेंडिंग में देखने को मिल सकती है। और कमला हैरिस के बाद न्यूट्रल स्टैंड रहेगा, क्योंकि सेम पॉलिसीज डेमोक्रेट की ही कैरी ऑन होंगी, क्योंकि अभी भी बाइडन वहाँ के प्रेसिडेंट है, तो उन्हीं की पार्टी अगर जीतती है तो वो पॉलिसीज़ में ज़्यादा कुछ चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। फिलहाल हम आपको और अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसे ही रिजल्ट्स अनफोल्ड होते हैं। सर आगे बढ़ते हैं और अब अपने इंडियन इक्विटीज़ की तरफ आ जाते हैं। तो आज की अगर हम डेरिवेटिव, आपने इंडेक्स में तो ट्रेड करने के लिए मना कर दिया, लेकिन डेरिवेटिव साइड पे जो स्टॉक्स में हमारे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए आपके पास कुछ कॉल्स हैं आज? तो देखिए, कल बाजार यूएस का खूब चला है, तो आज मैं इंडियन बाजार के ऊपर भरोसा नहीं करता, लेकिन यूएस बाजार के ऊपर जरूर भरोसा कर रहा हूं। मुझे लगता है परसिस्टेंट सिस्टम का फ्यूचर खरीदना चाहिए। 2 कॉल मैं दे रहा हूं। तो देखिए, मैंने पहले आपको रियल्टी की कॉल दी थी, ओबरॉय रियल्टी वगैरह। अब देखिए सब जगह वो, अब सब लोग ओबरॉय रियल्टी खरीद रहे हैं, जबकि हम लोग पहले वो कॉल दे चुके हैं। अब एमएससीआई मिड कैप में इंक्लूजन की बात हो रही है।
बेहतरीन कॉल चली है। देखिए परसिस्टेंट फ्यूचर खरीदिए, स्टॉप लॉस रखिए 2886 का, टारगेट रखिए 5700। एचसीएल टेक फ्यूचर खरीदिए, स्टॉप लॉस रखिए 1740, टारगेट रखिए 1850। तो मुझे लगता है दोनों एचसीएल टेक और परसिस्टेंट यहाँ पर बिल्कुल व्यू बना करके रखना चाहिए। लगता है कि जिस तरह का कल मूव हमें नैस्डैक में देखने को मिला है, यूएस इंडाइसेस में देखने को मिला है, आईटी के अंदर एक बुलिशनेस होनी चाहिए। आईटी हो सकता है आज निफ्टी को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे। जी, तो आज दो कॉल्स आपके पास हैं। ये बैंक निफ्टी की कॉल आप गलत चल रही है पीसीआर, आप ये हटा दें। दो कॉल्स आज के लिए सर ने दी हैं, दोनों ही आईटी से हैं। एचसीएल टेक के फ्यूचर्स में और परसिस्टेंट सिस्टम्स के फ्यूचर में खरीदारी की रहा है। स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। सर आगे बढ़ते हैं, और अभी हमने एमएससीआई इंडेक्स की भी बात की। लास्ट टाइम भी जब एमएससीआई इंडेक्स में चेंजेस हुए थे तो एचडीएफसी बैंक का वेटेज बढ़ा था, और इस बार भी वेटेज बढ़ाने की बात चल रही है, लेकिन स्टॉक ने भी थोड़ी बहुत अच्छी खासी रैली दी। आप कैसे देख रहे हैं बैंकिंग के इस हैवी वेट को? क्या इसमें अभी कुछ इस इंडेक्स में वेटेज बढ़ाने के बाद से कुछ ट्रेड ऑप्शंस बन रहे हैं? क्या इनमें इनफ्लोज आने की एक्सपेक्टेशंस है आपको भी सर? जी, तो देखिए जहां तक एमएससीआई की बात है, माना जा रहा है कि कल्याण ज्वेलर्स, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले स्टॉक इन फोकस में डिस्कस किया था, ओबेरॉय रियल्टी डिस्कस कर चुके हैं। एल्केम आपको, बीएसई, ये सब स्टॉक आपको एमएससीआई में आते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर एक अच्छा इनफ्लो आपको आता हुआ दिख सकता है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर मुझे लगता है एक ट्रैक्शन बना रह सकता है, इन सारे स्टॉक्स में एक ट्रैक्शन बना रह सकता है। बट एक बहुत बड़ी देखने की बात है कि ये जो न्यूज ड्रिवन आता है एमएससीआई में इंक्लूजन को लेकर के, हमने देखा है कि अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखें तो सबसे बड़ा यहाँ पर आपको पैसा आता हुआ दिखाई देगा। एचडीएफसी बैंक चला भी खूब है। मैं कई बार देखिए, हम लोग अपने शो में जिक्र कर रहे हैं, हम लोग बाजार से 2 कदम आगे चलते हैं सत्यम जी। जो हमारा शो देख रहा है वो कहीं से कुछ भी देखेगा तो उसको 2 दिन पहले ही चीजें समझ में आ जाएंगी। 2 दिन बाद कहीं और डिस्कशन होगा, हम लोग पहले कर चुके होते हैं। तो देखिए सर, पहले ही बोल दिया था कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, इसके अलावा आप देखिए इसके अलावा जो है आप सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, ये सब अपने पोर्टफोलियो में रख के जाइए। बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी आने की उम्मीद है। तो देखिए अगर आप पीएसयू बैंक को देखें तो यहां पर जो पैट ग्रोथ दिखाई दिया Q3 में, वो प्राइवेट बैंक के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है। तो बिल्कुल बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसके अलावा यूको बैंक है, यूनियन बैंक है, ये सबको आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, यहां आपको ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। और एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आपको स्विंग देते रहेंगे ऊपर की तरफ। मैं ऊपर बड़े टारगेट्स नहीं दे रहा हूं, बट आपको स्विंग ऊपर की तरफ देते रहेंगे, क्योंकि इंडेक्स हैवी वेट्स हैं, तो लगातार आपके फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में इसमें आपको कॉल्स मिलती रहेंगी। जी, और हम लगातार पिछले कई सेशन से पीएसयू बैंक्स पर आपसे बातचीत कर रहे हैं, और सर काफ़ी टाइम से बुलिश भी हैं। तो अगर आप इस शो को देख रहे हैं तो आपने ज़रूर ही इन ट्रेड्स का लाभ उठाया होगा। और मेरे पास बहुत सारे सर कमेंट भी आए हैं हमारे दर्शकों के, जिन्होंने इनमें पोजीशन भी बनाई है और प्रॉफिट में भी हैं इस गिरती हुई मार्केट में भी। आगे बढ़ते हैं सर, और जो हमारे पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं, उनके लिए आज की कॉल कौन सी है सर? जी, तो देखिए यहाँ पर देखिए एचएफसीएल की तरफ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो इसमें न्यूज है, लेकिन न्यूज को मैं डिस्काउंट करता हूँ। आरबीएनएल ने बेसिकली एक ग्रुप के साथ ऑर्डर गेन किया है बीएसएनएल से, करीब 500 करोड़ के आसपास का। तो वहां पर देखिए एचएफसीएल का भी एक रोल है। लेकिन एचएफसीएल एज ए कंपनी को आप देखिए, Q2 में आप देखेंगे तो 1054 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आया था, करीब 1158 करोड़ के आसपास Q1 में था। तो एक हमें रेवेन्यू में डिग्रोथ देखने को मिली थी। तो सिमिलरली आप देखें इबिडा मार्जिन करीब आप देखेंगे तो Q2 में करीब 15% का रहा है। बड़ा कंसिस्टेंट इबिडा मार्जिन कंपनी क्लॉक करती रही है। और अगर आप देखेंगे तो जो फाइबर ऑप्टिक केबल बिजनेस है, बाजार में मैनेजमेंट का ही मानना है कि यहाँ पर ग्लोबल डिमांड थोड़ी डिप्रेस्ड है लास्ट 3 क्वार्टर में, जिससे रेवेन्यू में डिग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन ये आपको मैं बता दूं, अगर ट्रम्प साहब आते हैं तो सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो केमिकल और केबल सेगमेंट को ही होगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल मान करके चलेगा, यही कुछ एक सेक्टर्स है जिनको सबसे ज्यादा फायदा होगा, उसके अंदर ये 2 सेक्टर रहेंगे। तो केमिकल्स और केबल्स के अंदर ध्यान दीजिएगा, तो एचएफसीएल की तरफ ध्यान रखिएगा। यहां पर मान करके चलिए कि जो फाइबर ऑप्टिक सेगमेंट है, यहां पर ग्लोबल मार्केट कंडीशंस में परफॉर्मेंस सुधरता हुआ दिखाई देगा। मैनेजमेंट का भी मानना है टोटल ऑर्डर बुक करीब 6151 करोड़ के आसपास की है। तो यहां पर देखिएगा आने वाले 12 से 18 महीने में
कि करीब 4,000 करोड़ के ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई देंगे, जो आपको टॉप लाइन और मार्जिन में परकुलेट करते हुए दिखाई देंगे। तो बिल्कुल ये स्टॉक देखिए, पहले भी मैंने 110 रुपए पे 170 रुपए के टारगेट के लिए दिया था, वहां टारगेट आ गए थे। मैं दोबारा आपको बोल रहा हूं, 127 रुपए का भाव है। मुझे लगता है धीरे धीरे ये कम से कम आप मान के चले 150 रुपए तक जाने की संभावना रखता है। पोजिशनली इसको एक क्वार्टर का समय दीजिएगा। जी, तो आज की कॉल है HFCL, जिसमें आपको खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस रखना है 110 रुपए का, टारगेट 150 रुपए। 18% का अपसाइड मोमेंट यहाँ से आपको दिखाई देगा। सर आगे बढ़ते हैं, और कल कुछ नतीजे आए, कुछ नतीजे निराशाजनक भी रहे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइटन की, हैवी वेट की। इनके प्रॉफिट में पर 25% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन रेवेन्यू 13% बढ़ता हुआ, एबिटा 16.4% गिरता हुआ। 1133 करोड़ का इन्होंने एबिटा किया है, जो अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से तो वो 1355 करोड़ था। मार्जिन्स में लगभग 300 बेसिस पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली है। कैसे देख रहे हैं सर आप टाइटन के नतीजों को? आप सत्यम जी, हम लोग प्रीवियस फ्लैशबैक में जाते हैं। जब एक्साइज ड्यूटी कट आया था गोल्ड का, तो मैंने क्या बोला था? मैंने यही बोला था दर्शकों को, सर देखिए जो स्टॉक भाग रहे हैं ये सब परेशान होंगे आगे जाके। देखिए एक्साइज ड्यूटी कट के बावजूद, इन्वेंट्री कॉस्ट में रिडक्शन होने के बावजूद, आप देखिए किस तरह के मार्जिन दिए हैं टाइटन ने। तो आप देख रहे हैं ना सामने, ये पहले ही डिस्कस हुआ था कि थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा गोल्ड कंपनीज के अंदर, जो उनका मेजर रिवेन्यू गोल्ड ऑर्नामेंट सेल से आता है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपने सही बात कही है, नंबर्स अच्छे नहीं है। अगर आप एबिट मार्जिन देखेंगे तो आज सिक्वेंशियली आपको एक डिक्रीज देखने को मिला है। 10.5% के मार्जिन, 10.3% के मार्जिन 8.3% के आसपास आ गए हैं सर। तो देखिए कुछ भी मान करके चलिए, इस तरह की डिग्रोथ बाजार एक्सेप्ट नहीं करता है, बाजार को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती है। मुझे लगता है यहाँ पर एक गिरावट आपको बिल्कुल टाइटन के अंदर दिखाई देगी, और बिल्कुल दिखाई दे रही है। देखिए बाजार के अंदर ये धीरे धीरे आपको कहीं 3,000 के आसपास फिसलता हुआ दिखाई दिया। कल देखिए मैंने आपको बोला भी था कि बिल्कुल यहाँ पर 4 ही 5 6 शेयर्स हैं जहां पर मुझे लगता है रिजल्ट अच्छे आएंगे, और जहां डिस्कस किया था देखिए सारे 19 सब शेयर्स के रिजल्ट आपको अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं। इक्लर्क्स देख लीजिए, मैनकाइंड फार्मा देख लीजिए, मैक्सेल देखिए, पीबी फिनटेक देखिए, एप्टस वैल्यू देखिए, मझगांव डॉक देखिए, ये सब रिजल्ट ही आपको अच्छे आते हुए दिखाई दिए सर। जी, और हमने कल ऑयल इंडिया की भी बात की थी सर, उस पर भी आते हैं। ऑयल इंडिया के भी नतीजों से आपने अच्छी उम्मीद लगाई थी, कैसे लग रहे हैं आपको ऑयल इंडिया के नतीजे सर? जी, तो देखिए अगर आप कंपनी को देखें तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर नतीजे अच्छे ही आए हैं कंपनी के। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का प्राइस एक्शन स्टॉक के अंदर बना हुआ है, ये आपको बिल्कुल एक ग्रोथ आपको बनती हुई दिखाई देगी फर्दर भी यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे ग्रोथ पर्सपेक्टिव से, तो मुझे लगता है कि जिस तरह का कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, थोड़ा सा म्यूटेड रहा है सिक्वेंशियली। अगर आप देखेंगे 5840 करोड़ के आसपास का जो पिछले क्वार्टर में था, करीब 5500 करोड़ के आसपास आया है। लेकिन अगर आप इबिट देखेंगे, अगर आप एबिटा देखेंगे, तो यहाँ पर 1974 करोड़ के अगेंस्ट 2300 करोड़ रुपए का एबिटा आया है कंपनी का, जो अच्छा है। तो देखिए इसलिए स्टॉक को कल भी देखिए मैंने जिक्र किया था कि सर यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक के लिए 450 के भाव पर, और एक टेक्निकल पुल बैक आपको कम से कम 540 और ऊपर की तरफ 590 तक हो सकता है आपको देखने को मिले। तो बिल्कुल देखिए आपको एक पुल बैक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी, आगे बढ़ते हैं सर, और 2 फार्मा काउंटर्स के भी कल नतीजे आए, मैक्स हेल्थ केयर, उस पर भी बात कर लेते हैं सर। क्या व्यू बन रहा है आपका मैक्स हेल्थ केयर पर और मैनकाइंड फार्मा पर? मैनकाइंड फार्मा के नतीजों को अगर हम देखें तो प्रॉफिट में 29% की तेजी आई है, 658 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है। रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है 13.6%। एबिटा भी इनका सुधरता हुआ 24.5% इंक्रीज इन एबिटा हमें देखने को मिल रहा है। 240 बेसिस पॉइंट मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं। सर मैनकाइंड फार्मा आपको कैसा लग रहा है? और इसके साथ ही सर देखिए मैनकाइंड फार्मा में आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ ही 6.5% के आसपास की है। डोमेस्टिक बिजनेस की 6% की ग्रोथ है। आप देखिए एबिटा 24% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है बिल्कुल नंबर्स को थम्स अप है सर। और देखिए कल ये डिस्कस भी हुआ था, कल देखिए कल ही मैंने बोला था जो बाय टुडे सेल टुमारो में लेके गया होगा उसको आज फायदा हो रहा है। तो देखिए मुझे लगता है बिल्कुल मैनकाइंड फार्मा देखिए एक अच्छा ट्रैक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कल भी देखिए जिक्र हुआ था। अब क्या है, आज मुझे लगता है अगर कोई है तो एक बार रिजल्ट के बाद थोड़ा इसके अंदर प्रॉफिट बांध ले, क्योंकि इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है 2820 उसके ऊपर निकल जाए तब आप एक बार लंबी पोजीशन बनाते हैं तो बनाइए। अगर आपने कल खरीद करके आज बेचने के हिसाब से खरीदा है तो आज बेच करके बाहर हुई है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है।
तो सिमिलरली देखिए आप, तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन ऊपर की तरफ, अगर ये जोन तोड़ देता है जहां पर इसका सबसे बड़ा सप्लाई जोन है 2820 के आसपास, 2830 के आसपास, तभी एक बड़ा व्यू ऊपर की तरफ टारगेट देखने को मिलेगा। आज थोड़ा सा चौपी रह सकता है क्योंकि रिजल्ट आया है, तो हो सकता है आपको नीचे और खरीदने का मौका मिले, लेकिन लंबा टारगेट आप लेके चले, थोड़ा पोजिशनरी होल्ड करेंगे तो आप स्टॉप लॉस डालिएगा 2600 रुपए के आसपास, आपको 3200 के टारगेट एक क्वार्टर में देखने को मिलेंगे। जी, तो आज अगर आपने कल खरीदा है शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए तो आप प्रॉफिट बुक करिए, ये सर की एडवाइस है। आगे भी आपको इसमें खरीदने के मौके मिल सकते हैं। सर एक और नतीजे डिस्कस कर लेते हैं बर्जर पेंट्स के, ये कैसे लग रहे हैं आपको? क्योंकि आपने हमारे दर्शकों को बोला था कि आप नतीजों का वेट करिए तभी आप इस पर कुछ लीजिए, आपको भी डाउट था और दिखाई भी दे रहे हैं नतीजे। प्रॉफिट में लगभग 7.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ऐसे में आपको कैसा लग रहा है सर बर्जर पेंट्स? देखिए बर्जर पेंट में आपने बिल्कुल सही बात बोला है कि रिजल्ट खराब आए हैं। देखिए प्रॉफिट में हमको गिरावट देखने को मिल रही है और ये एंटिसिपेट कर रहा था मैं, कहीं चार्ट्स में भी ये चीजें देखिए दिख जाती हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ फर्दर वीकनेस आ सकती है 490 रुपए के आसपास। तो देखिए जो दर्शक हमारे हैं जिनके इसके अंदर पोजीशन है, अगर चाहे तो इस पोजीशन से निकल सकते हैं। अगर ये सस्टेन हो जाता है कहीं 533 के ऊपर, 515 का भाव है, तो जरूर पोजीशन होल्ड कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट आने के बाद स्टॉक सस्टेन करता है, तो उस वक्त पोजीशन काटने की जरूरत नहीं होती है। तो आज का जो डे लो है, आज एक थोड़ा सा अपटिक इसके अंदर देखने को मिला 506 रुपया, उसी को आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए और खड़े रहिए। अब आप जब इतना लॉस ले चुके हैं तो 506 के स्टॉप लॉस लगाकर खड़े रहिए। जैसे ये 525 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक पुल बैक आपको देगा 550, 557। कई बार क्या होता है रिजल्ट खराब आने पर नेगेटिविटी डिस्काउंट हो जाती है क्योंकि स्टॉक काफी ऊपर से गिरा है। अब देखिए 628 का स्टॉक गिर करके 515 पे आ गया है, तो अच्छा खासा ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। तो अब मुझे लगता है यहाँ पर जो मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया है 506 का, उसको लगा करके खड़े रहिए। जी, लगभग एक महीने में 10% की गिरावट हमें बर्जर पेंट्स में देखने को मिली है। तो अगर आपके पास ये ट्रेड है तो 506 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बने रह सकते हैं। नतीजे उतने अच्छे नहीं आए लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसमें सुधार की उम्मीद। सर आज भी कई नतीजे आने वाले हैं। टाटा स्टील, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, जिंदल स्टील और आधार हाउसिंग फिनांस, अपोलो हॉस्पिटल्स, ऐसे कुछ कंपनीज हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं। इनमें आपको कौन सा प्रॉमिसिंग लग रहा है जिसके नतीजे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छे? मुझे मालूम है कि आप हाउसिंग फिनांस सेक्टर पे काफ़ी बुलिश हैं सर, आधार पे आपकी कॉल भी थी पहले, तो आधार के नतीजे आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? जी तो देखिए मैं आपको ये करके सभी बताया था। देखिए अपोलो हॉस्पिटल 2 मिनट ले लूंगा सर। आज BTST हो जाएगा सर, एक बार नया बाय टुडे सेल टुमारो देखिए चलाते हैं, एक बार देखते हैं कैसा चलता है। जी सर। तो देखिए अपोलो हॉस्पिटल बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, आप देख करके चलिए। इलेक्शन सीजन में आप देखिए तो एक बार इनको कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिली थी। स्टोर एक्सपेंशन और ऑपरेशन मोमेंटम थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई दिया था। सीजनल इम्पैक्ट डायग्नोस्टिक सेगमेंट में रहा है, स्लाइट थोड़ा सा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिला है। यहाँ लगता है कि जो बेसिकली मेडिकल मिक्स है, पहले भी हुआ था कि जो इंश्योरेंस के नंबर्स थे, जो इंश्योरेंस क्लेम्स थे वो काफी आते थे, तो मैनेजमेंट ने क्लियर किया था कि सर इंश्योरेंस क्लेम की वजह से नहीं, अदरवाइज ही हमारा रेवेन्यू अच्छा है। तो वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ के ऊपर कंपनी का फोकस है, मानना है कि Q2 में अच्छे नंबर्स आएंगे। तो मुझे लगता है अपोलो हॉस्पिटल सबसे पहला होना चाहिए। मुझे लगता है पुल बैक है, कम से कम 7290 का लेवल आपको 1 से 2 दिन में देखने को यहाँ मिल जाएगा, पहला। दूसरा जिंदल स्टील को देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ा समस्या स्टील सेक्टर पर है, डोमेस्टिक डिमांड के बल पर ही इंडस्ट्री चलती हुई दिखाई दी है। मैनेजमेंट का मानना है कि डोमेस्टिक स्टील डिमांड अच्छी रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का बूस्ट है। तो यहाँ पर देखिए सेमी फिनिश स्टील से लेके जो सेमी फिनिश स्टील का जो फोकस था, उससे आप कंपनी फिनिश स्टील की तरफ आती हुई दिखाई दी, जिससे जो न्यू सेल्स का रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। 1% Q1 में बढ़ा था, इनको लगता है Q2 में फ्लैट रहेगा। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी, लेकिन स्टॉक के अंदर एक बेस बहुत अच्छा बना हुआ है 875, 885। तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों मिला दें तो 875 पर एक अच्छा बेस है। हो सकता है टेक्निकल पुल बैक इसमें आपको देखने को मिले 1000 रुपए की तरफ, स्लोली ग्रेजुअली कम से कम 970 और 1000 रुपए की तरफ यहाँ आपको देखने को मिले। ब्लू स्टार की तरफ ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट एंड कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम सेगमेंट है, और जो दूसरा है यूटिलिटी प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट सेगमेंट है जहां ये एसीज वगैरह बनाते हैं, दोनों में इनको लगता है मार्जिन से ठीक ठाक रहेंगे। मॉनसून सीजन में भी मार्जिन ठीक ठाक रहेंगे। स्टॉक सपोर्ट ले रहा है 1790, 1830 के आसपास से। मुझे लगता है पुल बैक रह सकता है, 2030 तक का पुल बैक यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। इंड्योरेंस टेक्नो पे ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर आप देखिएगा, बेसिकली आप देखिए तो ऑटो एंसिलरी कंपनी है, ऑटो पार्ट्स बनाती है टू व्हीलर, थ्री व्हीलर के लिए, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए। यूरोपियन यूनियन और यूके की मार्केट से देखिए 4% इंक्रीज फर्स्ट क्वार्टर में पैसेंजर कॉल से इसमें देखने को मिला था। फोर व्हीलर से इसमें एक डिक्रीज देखने को मिला था। तो यहां पर देखिए हो सकता है इस क्वार्टर में इंप्रूवमेंट देखने को मिले। स्टॉक सस्टेन कर रहा है, आप देखिए सपोर्ट लेवल्स हैं करीब 2330 के आसपास का। जैसे ये स्टॉक कहीं 2450 के ऊपर निकलता है, हो सकता है आपको एक पुल बैक 2580 की तरफ देखने को मिले। इसके अलावा जेबी फार्मा, इसकी तरफ ध्यान रखिएगा। देखिए डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 4% के आसपास रही है। आप देखिए यहां पर जो कार्डियोलॉजी सेगमेंट है उसमें अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ रही है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंपनी को लगता है अभी भी आता हुआ दिखाई देगा। तो सर यहां पर एक बार ध्यान रखिएगा, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा अभी 1870 का भाव है। अगर ये आज कहीं आपको 1930 अपना जो डे हाई है, जो हाई है उसको तोड़ता हुआ दिखाई दे, तभी आप इसके अंदर पोजीशन लेकर के जाइएगा। मुझे लगता है कि बिल्कुल कहीं आपको 1900 रुपए के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे, पोजीशन लेके जाइएगा। मुझे लगता है बिल्कुल यहां पर भी अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। इसके बाद चंबल फर्टिलाइजर, यहां देखिए मैं लगातार बुलिश रहा हूं। देखिए क्रॉप प्रोटेक्शन स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट सेगमेंट में आप देखिए मार्जिन इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। वीडीसाइड्स और फंजीसाइड सेगमेंट से अच्छा मार्जिन आएगा सर। चार्ट्स पर भी बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है 480 के आसपास। ये पुल बैक आपको करीब 540 तक कम से कम लेकर के जाएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का स्टॉक है। और ग्रेन्यूल्स, यहां देखिएगा आपको मुझे लगता है नंबर्स अच्छे आएंगे। 20% के आसपास EBITDA मार्जिन, मैनेजमेंट एकदम कॉन्फिडेंट है नए लॉन्च की वजह से। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि बिल्कुल यहां पर भी बने रहना चाहिए। एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है 538 का। अगर ये 572 के ऊपर सस्टेन हो गया तो आपको 640 के लेवल भी दिखाएगा। और आखिरी स्टॉक है उषा मार्टिन। देखिए बेहतरीन सेटअप बना हुआ है स्टॉक के अंदर। आप देखिएगा तो जो बेसिकली जो यहां पर प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है, वहां पर देखिए कंपनी को लगता है कि पिछले क्वार्टर में डिक्लाइन देखने को मिला था। जहां 15% का रेवेन्यू आता है, वहां पर वॉल्यूम में रेवेन्यू में डिक्लाइन पिछले क्वार्टर में देखने को मिला था। इसके बावजूद स्टॉक सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। इस क्वार्टर में मैनेजमेंट का मानना था कि साहब ये रिकवरी हो जाएगी। तो बिल्कुल स्टॉक एक अच्छी तेजी में है। मुझे लगता है 403 रुपए का इसका बेस बना हुआ है। अगर 435 के ऊपर निकल जाए तो ये आपको बहुत आराम से 480 तक के भाव दिखाएगा। तो ये सारे स्टॉक्स है जहां मुझे लगता है एक अच्छा ट्रैक्शन बिल्कुल बन सकता है। और एफडीसी में टेक्निकल चार्ट्स बहुत बुलिश है सर। 533 के बाद अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता है यहां भी पोजिशनली 600 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं जी। तो शाह सर ने जो कल नतीजे आने वाले हैं उनकी पूरी लिस्ट दे दी है। आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं। कई सारे स्टॉक्स हैं, आप पोजीशन बना सकते हैं इनमें अगर आप रिजल्ट्स पर प्ले करना चाहते हैं तो। सर बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। और आज एक मेन बोर्ड IPO भी ओपन हो रहा है, उसकी भी बात कर लेते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कई बार, लेकिन आज से ओपनिंग है स्विगी के IPO की। 6 नवंबर से 8 नवंबर तक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर के हिसाब से। प्राइस बैंड जो इन्होंने डिसाइड किया है वो 371 से 390 रुपए के बीच का रखा है। लॉट साइज 38 माफ कीजिएगा लॉट साइज 38 शेयर्स। और टोटल इशू साइज जो है वो 11,327 करोड़ रुपयों का ये IPO होने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू 4,499 करोड़ के हैं और ऑफर फॉर सेल है 6,828 करोड़ का। स्विगी के IPO पर आपका क्या व्यू है सर? थम्स अप है या फिर अवॉइड करना चाहिए? बिल्कुल थम्स अप है सर, बिल्कुल थम्स अप है। देखिए अगर आप कंपनी को देखिए, 2-3 चीजें मुझे थोड़ा सा, अगर आप कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के हिसाब से देखें जोमेटो के साथ, तो यहाँ फ्रेश पैसा कंपनी को केवल 4,499 करोड़ मिल रहा है। जोमेटो के पास 10,000 करोड़ लगभग है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, और पैसा दीपेंद्र गोयल साहब रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या पैसा थोड़ा कम पड़ेगा। अगर इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन करना है तो किस तरह से स्विगी जोमेटो की फाइट होती है देखने वाली बात है। नाउ अगर आप कंपनी के परफॉर्मेंस देखें तो अच्छा खासा है। आप देखिएगा तो लगातार यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निगेटिव है। ऑब्वियस ही बात है, ग्रोइंग कंपनी में कंपनी लॉसेस इनकर करती है। लेकिन अगर आप देखें YoY बेसिस पर सिक्वेंशियली तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कम में जो लॉस है, जो लॉस आफ्टर टैक्स है उसमें आपको कमी होती हुई दिखाई दी है। जो 3600 करोड़ के आसपास था 31 मार्च 2022 में, अब वो 600 करोड़ के आसपास रह गया है। कंपनी की नेटवर्थ में थोड़ा सा कमी देखने को मिली है। 12,266 करोड़ जो 31 मार्च को थी वो घटकर 7,400 करोड़ के आसपास है। और 20 सी बात है, कंपनी के पास फंड्स नहीं है। देखिए
7750 करोड़ कंपनी के पास शॉर्टफॉल है रिजर्व्स में, तो वहां पर देखिएगा ये जो पैसा आएगा 4500 करोड़ वो इसको ऐड करता हुआ दिखाई देगा। मुझे लगता है 11 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर ये लिस्टिंग होने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का कंपनी के अगर आप आरएसडीपी को देखेंगे तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ को लेकर के कंपनी काफी ऑप्टिमिस्टिक है। अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस भी कंपनी करना चाहती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि कंपनी इस पैसे को कैसे इस्तेमाल करती है। कोई भी पैसा, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोई भी पैसा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, देखिए किस तरह से ब्लिंकिट में पैसा डाला जोमेटो ने, और देखिए किस तरह से वहां पर मार्जिन अच्छे आते हुए दिखाई दिए। आप देखिए ग्रोथ अच्छी है ब्लिंकिट से, तो वो जोमेटो को फायदा दिखाई दे रहा है। अब देखिए स्विगी किस तरह से उसको यूज करता है, बट मुझे लगता है कि बिल्कुल थम्स अप है सर। एक अच्छी लिस्टिंग होगी। देखिए प्रीमियम, देखिए अगर आप देखें तो प्रीमियर एनर्जी का आईपीओ हम लोगों ने कवर किया था, मेरे ख्याल से 2.8 टाइम्स पे चल रहा है सर, 3 गुना पैसा ऑलरेडी हो गया है। तो यहाँ पर देखिए मुझे लगता है अच्छी कंपनी है। आपने अगर अप्लाई करना है तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। मिलता कितना है ये देखने वाली बात है, लेकिन अगर आपको मिलता है रिटेल सेगमेंट में तो बिल्कुल आपको लिस्टिंग गेन यहाँ पर बिल्कुल दिखाई देगा। जी, तो लिस्टिंग गेन्स के लिए आप इसको स्विगी के आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। सर का थम्स अप है। लॉन्ग टर्म के लिए भी क्या सर होल्ड करना चाहिए या लिस्टिंग गेन लेके निकलना होगा इस कंपनी में? बिल्कुल इसको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल आप सर होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल मुझे लगता है इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कीजिए। इसलिए होल्ड कीजिए क्योंकि ये जो सेगमेंट है, आप देखिए अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब ये लोग नई चीज में लेकर के आ रहे हैं। मुझे लगता है दोनों ही कंपनी इसके ऊपर काम करेंगी कि अब इन्होंने अमेजॉन के मॉडल को फ्लिपकार्ट के मॉडल पर रेप्लिकेट कर दिया है 10 मिनट 15 मिनट डिलीवरी में। आप एप्पल का आईफोन भी ले सकते हैं सर जोमेटो से जाकर के। तो देखिए तो वहां पर जो ब्लिंकिट से जाकर के, माफ कीजिएगा, तो देखिए अब इस तरह की चीजें, लैपटॉप आप खरीद सकते हैं। तो देखिए ये डिफरेंट उसमें चले गए, जोन में चले गए हैं। एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इन्होंने बिजनेस का किया है। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान देखिए डीमार्ट वगैरह को होता हमने देखा दिखाई दे रहा है, और अब अमेजॉन वगैरह को भी, फ्लिपकार्ट जैसे मॉडल्स को भी नुकसान होता हुआ जरूर दिखाई देगा। जी, तो इनके क्विक कॉमर्स सेगमेंट पर सर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। तो आप भी स्विगी के आईपीओ पर अपनी नज़र बना के रखिए और अप्लाई कर सकते हैं। थम्स अप है सर का। सर आगे बढ़ते हैं और अब कुछ दर्शकों के भी सवाल ले लेते हैं, जिसमें पहला सवाल गायत्री जी का आया है। ये लिखती हैं कि जियो फिनेंशियल्स इनके पास हैं, 354 रुपये के लेवल्स पे इन्होंने खरीद रखा है। इसे होल्ड करना चाहिए या सेल कर दें? जी देखिए जियो फाइनेंशियल्स को होल्ड कीजिए आप, थोड़ा लंबी अवधि माफ कीजिए, थोड़ा लंबी अवधि के लिए होल्ड कीजिए जी। छोटी अवधि में शायद आपको रिजल्ट यहाँ ना मिले। छोटी अवधि में रिजल्ट तभी मिलेगा जब ये स्टॉक 350 360 के ऊपर निकलेगा। कुछ फंडामेंटल न्यूज ऐसी डिस्काउंट होगी जहां स्टॉक आपको 350 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। 324 का भाव है, तब इसके अंदर एक बड़ा स्विंग आपका इसका जो ऑल टाइम हाई है 396 उसको तोड़ेगा और आपको ऊपर 420 440 तक के भाव आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उसके लिए 350 तक उसको स्विंग लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अभी कोई भी टेक्निकल पुल बैक आता है तो 350 के ऊपर नहीं आएगा जी। और जियो के आईपीओ की भी बात चल रही है जो हमें अगले साल देखने को मिल सकता है। तो क्या नजर बन रहा है सर आपका रिलायंस के पूरे यूनिवर्स पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स पर, अगर ये जियो का टेलीकॉम सेक्टर में भी आईपीओ लाते हैं तो? बिल्कुल, देखिए जियो एक अच्छी प्रॉफिटेबल यूनिट है रिलायंस के लिए, तो उसका आईपीओ लाना बिल्कुल बिल्कुल बनता है। यहाँ पर कैपिटल रेस करेंगे तो उसमें एक्सपेंशन होगा, वहां पर मार्जिन एक्सपेंशन दिखाई देगा, एक्विजिशंस होंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट है कि मुझे लगता है कि बिल्कुल जियो का आईपीओ आएगा तो रिलायंस को ऑब्वियसली उसके अंदर बिल्कुल फायदा होता हुआ दिखाई देगा। और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कैपिटल होना बहुत जरूरी है। और जिस सेगमेंट में टेलीकॉम सेक्टर में देखें, कैपिटल की एक तरह से वॉर है, एक्सपेंशन पे सभी कंपनीज हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे लगता है बिल्कुल, हाँ अगर आप रिलायंस के चार्ट को देखें तो वो चीज अभी डिपेक्ट नहीं कर रही है। मुझे लगता है बेस इसका कहीं ना कहीं 1250 1270 इसके पास है, 1300 का भाव है। वो जोन जो है ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अगस्त 2023 के बाद यही एक ब्रेकआउट का जोन बना था। अगस्त 2023 और दिसंबर 2023 के बाद एक ब्रेकआउट का जोन बना था 1260 1270। तो वहां तक की गिरावट बिल्कुल आपको रिलायंस में आते हुए दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है वहां आने के बाद ही कुछ फंडामेंटल न्यूज अगर इसके अंदर डिस्काउंट हो तो स्टॉक में आपको एक बुलिशनेस देखने को मिल सकती है जी। अभय जी का सवाल आ रहा है सर, ये लिख रहे हैं कि क्या मार्केट का बेस बन चुका है, ये न्यू शेयर्स बाई करने का क्या ये सही समय है या अभी और इन्हें वेट करना चाहिए?
देखिए, आप शेयर्स को बाजार से एकदम अलग रखिए। मैं आपको राय दूंगा, देखिए मैं यहाँ पर राय एकदम अलग आपको दूंगा। अ, आप सबको सुनते होंगे, आप एक बार मेरी भी सुन लीजिए सर। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी को अलग रखिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी आते हैं यूएस, बाहर की बाजार के एफआईआई ट्रेड करते हैं। आप अच्छे स्टॉक्स में रहिए। देखिए, अच्छा स्टॉक आप खरीदेंगे। आप चलिए सिटी यूनियन बैंक उठा लीजिए। आप सभी, मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं, एक बार सिटी यूनियन बैंक देख लीजिए सर, इतना बाजार गिर गया, स्टॉक हिला नहीं अपनी जगह से। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो अच्छे स्टॉक जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सब ऊपर है, सब बाजार को उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कंपनी अच्छी है, अगर मार्जिन विजिबिलिटी आने वाले क्वार्टर्स में अच्छी है, बिल्कुल आप बिंदास खरीदिए। थोड़ा स्टॉक ऊपर नीचे होगा, लेकिन जैसे ही गिरेगा बायर्स आ जाएंगे, स्टॉक दोबारा आपको ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। जितने भी स्टॉक हम लोग डिस्कस करते हैं शो के अंदर, आप सारे स्टॉक उठा के देख लीजिए। मेरे ख्याल से 70% स्टॉक ऐसे होंगे जो अपने अपने ऑल टाइम हाई के आसपास सीट, मतलब इस बाजार में गिरावट के बावजूद ऊपर की तरफ चलते हुए आपको दिखाई देंगे। क्योंकि वहां पर मैं कोशिश करता हूं वो स्टॉक डिस्कस करूं जहां पर आने वाले क्वार्टर्स में भी मार्जिन एक्सपेंशन दिख रहा है, आने वाले कुछ क्वार्टर्स में मार्जिन एक्सपेंशन दिखेगा। तो वो चीजें बाजार का उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छे स्टॉक आपको खरीदने होंगे। हाँ, ये जरूर है कि जो बुल रन 2020 से 2024 में आपको देखने को मिला है, वो जो है आपको, वो बुल रन आपको अब यहां पर शायद फर्दर इतना आता ना दिखाई दे, क्योंकि अब काफी चीजें न्यूज डिस्काउंट हो गई है बाजार के अंदर। आप यूएस बाजार को भी देखें तो इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हो गए हैं। मतलब ये सब चीजें पहले नहीं थी। तो अब क्या है, बाजार ऑलरेडी पोजीशन, बाजार हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, पहले अपनी प्री पोजीशन कर लेता है। अब आपको मैं दूसरा एक फॉर्मूला देता हूं, आप हमारा शो लगातार देखिए। जब कभी 80% के आसपास एफआईआई का लॉन्ग पहुंचे इंडेक्स में, तब आप अपनी पोजीशन काट लीजिए कैश की। और जब वो 8 से 12%, 15% के आसपास एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन पहुंच जाए इंडेक्स में, तब आप कैश में स्टॉक खरीद लीजिए। इससे अच्छा सिग्नल मैं आपको नहीं दे सकता सर। सबसे बेहतरीन शॉर्ट टर्म का सिग्नल यही होता है। आपको देखिए, लगातार मैं डेटा डिस्कस करता हूँ, 26% के आसपास एफआईआई का लॉन्ग है। थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा और गिराने दीजिए इसको, 8-10-12% पे आने दीजिए, बाजार बॉटम आउट होता आपको दिखेगा। जी, तो सर ने बता दिया। वैसे भी मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे जो स्टॉक्स हैं जो हम रोज़ डिस्कस कर रहे हैं, उनमें अच्छा खासा रिटर्न हमें मिलता हुआ दिखाई देता है। तो आप, अभी ये समय चल रहा है मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक होने का, ना कि आप इंडेक्स स्पेसिफिक होकर ट्रेड करें या इन्वेस्टमेंट करें। तो अभय जी, मुझे लगता है कि आपको एक गोल्डन एडवाइस भी मिल चुकी है। आप एफआईआईज़ की पोजीशन को भी ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और वो हम रोज़ सुबह शो में डिस्कस भी करते रहते हैं। सर आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। आरती ड्रग्स पर आ रहा है अगला सवाल सर। 600 रुपये की खरीद है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, ले पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस काउंटर में इन्हें। जी, तो देखिए, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ अभय जी को और बाकी सभी दर्शकों को। जी सर। 52,570 का जो लेवल लिख लीजिए बैंक निफ्टी में, और 24,600 का लेवल लिख लीजिए, माफ कीजिएगा, निफ्टी में। अगर ये दोनों लेवल ऊपर टूट जाए, 2-3 दिन सस्टेन हो जाए, तो जो मर्जी है आपको समझ में आए खरीदिएगा, बाजार बाय ऑन डिप्स का हो जाएगा। जी। तो सर ये आप बिल्कुल मान करके चलिए। ये बिल्कुल मैं आपको डेटा आधारित बात बोल रहा हूँ, कोई न्यूज नहीं बता रहा हूँ आपको। न्यूज आधारित डिस्कशन करना या न्यूज पर ट्रेड करना, इट्स नॉट वाइज, वो अच्छी चीज नहीं है। डेटा पर बेस करके आप अगर इन्वेस्टमेंट कॉल लेंगे तो ज्यादा आपको फायदा होगा। नाउ आरती ड्रग्स को देखिएगा, मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर एक अच्छा बेस बना हुआ है, कहीं 466, 467 के आसपास। तो मुझे लगता है बिल्कुल रिजल्ट इसके आ गए, रिजल्ट के बावजूद इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को आपको मिल रही है। तो मुझे लगता है बहुत छोटा सा एक, नहीं माफ कीजिएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको एक थोड़ा सा 2 सप्ताह में स्टॉक सस्टेन करता हुआ दिख रहा है 470 के सपोर्ट से। लेकिन बुलिशनेस कब आएगी, जब ये करीब 520 का जोन ऊपर की तरफ तोड़ देगा, जो सबसे बड़ा सप्लाई जोन है 520, उसके ऊपर निकलेगा तो बुलिशनेस आएगी। आपको 575, 600 तक के लेवल यहां देखने को बिल्कुल मिलेंगे। और अगर ट्रम्प साहब आ जाते हैं तो केमिकल इंडस्ट्री में वैसे भी आप थोड़ा सा बुलिश रहिएगा, यहां आपको अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे। जी, अवधेश जी का अगला सवाल ले लेते हैं सर। हमने स्विगी के आईपीओ की बात की, इनका सवाल जोमेटो पर है। इन्होंने 282 रुपए पर खरीद रखा है। ये पूछ रहे हैं कि लॉस बुक कर लूं या और एवरेज करूं। बिल्कुल बिंदास। देखिए, कल भी मैंने आपको बोला था सर कि 240 इसका सपोर्ट है। कल देखिए 240 के जोन से ही इसमें एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। तो बिल्कुल अभी आप कुछ ना करिए, रुक जाइए, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, इसको करीब 260 के ऊपर आने दीजिए। 260 के ऊपर चलना शुरू करें, तब आप एवरेज कर लीजिएगा। आपको 360 रुपए का टारगेट 2 क्वार्टर में देखने को मिलेगा। जी सर। सेजल जी का सवाल है, इस पर हमने कल भी बात की थी। स्टार सीमेंट, ये फिर से पूछ रही हैं कि क्या करना चाहिए इन्हें।
सर मार्केट में एक घबराहट सी बनी हुई है हमारे दर्शकों को। ये हर दिन सेम ही काउंटर्स पे कुछ कुछ सवाल पूछ रहे हैं, हालांकि इन्होंने कई सारे क्वेश्चंस यही क्वेश्चन कई बार भेज दिया, इसलिए ये लेना जरूरी है। स्टार सीमेंट आपको कैसा लग रहा है सर? 204 रुपए की खरीद है और इनकी बाइंग लेवल पर ही ये काउंटर ट्रेड कर रहा है आज। जी, तो देखिए अभी कंपनी का रिजल्ट नहीं आया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट का मानना है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 14 से 15% के आसपास अगले 3 क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट का ये रिपोर्ट था कि अगले 3 क्वार्टर में 14 से 15% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी। मॉनसून के बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो एबिटा पर टन का इनका टारगेट करीब 1500 रुपए का है पूरे साल के लिए। Q1 में नंबर्स खराब थे, तो देखिए यहां पर आप देखिए तो कंपनी अच्छा कैपेक्स भी फाइनेंशियल 25 में करीब 835 करोड़ के आसपास करती हुई दिखाई देगी। 110 करोड़ फर्स्ट क्वार्टर में एक्सपेंडिचर हुआ है। मुझे लगता है अब यहां पर सीमेंट सेक्टर में आपको एक अच्छा ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई देगा। मॉनसून गया, स्टॉक ने बेस बना लिया 190 के आसपास में, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए स्टार सीमेंट में। मुझे लगता है जैसे ये 220 के ऊपर चलना शुरू करेगा, इसके अंदर बुलिशनेस आपको आती हुई दिखाई देगी। स्टॉक आपको कम से कम आप 230 और ऊपर 240 के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। जी सर, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। हेमंत जी का सवाल आ रहा है। अडानी पावर इन्होंने ले रखा है 730 रुपए के भाव पर और ये पूछ रहे हैं कि 1200 का भाव कब आएगा। क्या कहेंगे सर आप इन्हें? जी, तो देखिए सर रिजल्ट अच्छे थे। देखिए मैंने डिस्कस भी किया था अडानी पावर को, रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे कंपनी के, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह का मूव अडानी के अंदर आना चाहिए था नहीं आया। अडानी की किसी स्टॉक में फॉर दैट मैटर अच्छा मूव उस तरह का नहीं आया है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि क्यों जो है हो सकता है कि बाजार की वजह से भी स्टॉक चल नहीं रहा है। तो कोई भी देखिए पहले तो आप मैं ये नहीं बोलूंगा इस तरह का एनालिसिस देना बड़ा ही अजीब होगा कि अभी 600 का स्टॉप लॉस रखिए तो 800 आएगा, 800 का स्टॉप लॉस रखिए 1000 आएगा। ये बहुत ही खराब एनालिसिस होगा। तो मैं आपको ये बोलूंगा, देखिए सर यहां पर आप समझिए अडानी पावर का ओवरऑल आप रिजल्ट देखिए बहुत अच्छा आया था। मैंने जिक्र भी किया था रिजल्ट का। एक बेस बना हुआ है 568 570 के आसपास। तो ये जो अभी अगर बाजार खुल जाता है तो पहले तो ये 621 620 के आसपास का एक सप्लाई जोन है, उसको काट दे। अगर 620 के पास सस्टेन होता है तो आपको 680 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। फिर 680 तक आप पहुंच जाइए एक बार पुल बैक में, तो 680 के पास आप सोचिएगा। अगर उस तरह का वहां पर आप सवाल अब मुझसे दोबारा पूछिएगा। 680 के पास अगर पुल बैक आता है, उस जोन को तोड़ेगा तो ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भागेगा। इन दैट केस आप एक बार सवाल दूसरा दोबारा पूछिएगा कभी। अभी आप 620 को ही मान करके चलिए कि 620 देखिए 620 पे स्टॉक सस्टेन करता है नहीं करता, भी 610 का भाव। जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स और एडवाइस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सत्यम जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। सभी दर्शकों को इन्वेस्टमेंट्स के बहुत 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 उनको जो है शुभकामनाएं। जी थैंक यू सर। हम दर्शकों को बता दें कि आप अपने सवाल भेजते रहिएगा, हम उनको अपने 1 बजे के शो में लेने का पूरा प्रयास करेंगे। और आप 12 बजे मार्केट के, क्योंकि आज मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल रहने वाला है, यूएस में इलेक्शंस है, तो आप 12 बजे का शो और 1 बजे का शो बिल्कुल ना मिस करिएगा, क्योंकि आपको मार्केट की अपडेट मिलती रहेंगी। एक नज़र यूएस के इलेक्शन रिजल्ट्स पर भी डाल लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप 211 इलेक्टोरल वोट्स के साथ लीड कर रहे हैं, हालांकि अभी कमला हैरिस 98 इलेक्टोरल वोट्स के साथ बहुत ही पीछे थी। और एक जो स्विंग स्टेट्स की हम बात कर रहे थे, तो अभी उनकी लीड थोड़ी सी बढ़ती हुई कवर करते हुए 145 इलेक्टोरल वोट्स के साथ कमला हैरिस अभी भी पीछे चल रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप 211 इलेक्टोरल वोट्स के साथ लीड करते हुए 270 का आंकड़ा इन दोनों में से किसी को भी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो काफ़ी कुछ निर्भर करेगा स्विंग स्टेट पर। स्विंग और सेफ 2 स्टेट्स हैं, अगर हम मतलब यूएस के सारे स्टेट्स को डिवाइड करें तो सेफ स्टेट्स वो हैं जिनके फिक्स हैं वोट्स की, वो हर बार डेमोक्रेट्स को ही चुनते हैं या रिपब्लिकन्स को चुनते हैं, तो उनको सेफ स्टेट्स बोला जाता है। और स्विंग स्टेट्स जो अक्सर ही अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो वो बदलते रहते हैं अपनी पोजीशंस को, तो इसलिए स्विंग स्टेट्स इंपॉर्टेंट होंगे। 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिनके नतीजे जब आएंगे तो हमें और भी पिक्चर क्लियर होती हुई दिखेगी। फिलहाल इन सारी खबरों के लिए हम आपके साथ आते जुड़ते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। और अगर इसके अलावा आप हमारे साथ बने रहे, बिजनेस से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहें जागरण बिजनेस।